तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि मैं आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी को करा रहा हूँ और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ उस यूट्यूब चैनल पर सीबीएसई टी पॉइंट पर, ठीक है। और अगर आप यहाँ से मैथ्स करते हैं या जो भी प्रीवियस चैप्टर्स मैंने आपको कराई है या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली फिर यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका 7 चैप्टर दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 2 एक्सरसाइजेज हैं तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 7.1 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल को कंप्लीट कराऊंगा, फिर एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, कुछ भी एनसीईआरटी से स्किप नहीं करते हैं एक भी क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और एग्ज़ाम में अगर वैसा क्वेश्चन मिले तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 7.1 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पहले स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चैप्टर नेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख सकते हैं और 7.1 एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और प्रॉपरली क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। तो इन क्लास 10 यू हैव स्टडीड दैट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो आप सभी को पता है कोऑर्डिनेट एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो कोई भी अगर आपके पास पॉइंट है, सपोज करिए आप सब ने 9th में ये चीज़ कर रखा है, तो इस तरह से अगर आप एक्सेस को बनाओगे ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी। और यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट है तो आपसे क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए पॉइंट पी है, ये ए पॉइंट है, तो जो पी ए होगा वो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है, पॉइंट की किससे, वाई एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वही क्या होगी आपकी एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट पर जाने के लिए आपको एक्स की डायरेक्शन में इतनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। एक्स की डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे और वाई की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको ये डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस, तो ये सब आप लोग कर चुके हैं, तो वो आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। मान लीजिए ये पी बी है, तो पी बी किसके इक्वल हो जाएगी, पी बी हो जाएगी बच्चों वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल हो जाएगी। तो ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझना है और आपने ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना है ताकि यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर पाएँ क्वेश्चंस में। तो इसी y जो डिस्टेंस होती है y एक्सिस से, इसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। तो ये वर्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये वर्ड है क्या है बच्चों, ये एब्सिसा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सिसा। ये आपको नोट करना है। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो उसे हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो, इसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसे क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोल देंगे ऑर्डिनेट। तो ये दोनों टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में यूज होते हैं कि एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। तो एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट का मीनिंग आप तभी निकाल सकते हो जब आपको एब्सिसा वर्ड का मीनिंग पता होगा या ऑर्डिनेट का मीनिंग पता होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आप 9th में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। The coordinates of a point on the x-axis are of the form x, 0.
अगर आप एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट को लोगे तो आपसे ये कहना चाहता है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा किस टाइप के होंगे, यानी इनमें से आप हर एक पॉइंट में एक चीज़ हमेशा फिक्स बोल सकते हो, वो ये बोल सकते हो कि इन सब के वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर रहने के लिए आप वाई में बिल्कुल भी डिस्टेंस को कवर नहीं करोगे, और अगर आप डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ऑलवेज। और इसी तरह से एंड ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, और अगर आप वाई एक्सिस में रहना चाहते हैं तो वाई एक्सिस में रहने के लिए आपको सिर्फ वाई में ही जाना पड़ेगा, एक्स में आप बिल्कुल भी कवर डिस्टेंस को कवर नहीं करोगे। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके यहाँ पर, ठीक है, उन सबके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो किस टाइप के हो जाएंगे, 0, वाई टाइप के हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा 0, वाई टाइप का होगा। वो 0, 1 हो सकता है, 0, 5 हो सकता है, 0, -7 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। लेकिन जो फिक्स चीज़ है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट वाली है, और वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से एक्स एक्सिस पर जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो नॉन ज़ीरो होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब हुआ कि आप वाई में बिल्कुल भी डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर रहे हो, जिससे आप एक्स एक्सिस पर बने हुए हैं और वाई एक्सिस पर कुछ भी डिस्टेंस को कवर नहीं किया है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिक, हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब आइए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर बच्चों आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऐसा डायग्राम। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो P पॉइंट लिया गया है और Q पॉइंट लिया गया है, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है। तो अगर हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच की कुछ डिस्टेंस निकल कर आएगी। यानी इस डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अगर आप दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच के कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो डेफिनेटली बाय यूजिंग सम फार्मूला आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, अब इस चीज़ को समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रूफ वगैरह हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2। तो ड्रॉ कर देना है PR एंड QS। तो आप देख सकते हो, आप PR एंड QS ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो ड्रॉ PR एंड QS परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन QS। तो P से QS पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर देना है। यानी कि टोटल यहाँ पर P से दो परपेंडिकुलर, एक x एक्सिस पे, एक QS पे, और एक बच्चों आपका Q से x एक्सिस पे। तो इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो QS इज ड्रॉन टू मीट इट ऑन द पॉइंट एट द पॉइंट एट पे T पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, T पर मिल रहा है, T पॉइंट पर। तो पॉइंट T पर मिल रहा है। देन OR इज इक्वल टू x1। जो OR है वो क्या है, x1 होगी। क्यों? क्योंकि जो P पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x1 है, और उसी के नीचे आप अगर आप सीधे आओगे तो वहाँ पर x एक्सिस पर आपको R पॉइंट मिलेगा। तो x पे आपने बिल्कुल भी कवर नहीं किया, यानी जहाँ पर थे वहीं पर है आप। बेसिकली x एक्सिस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो आप डिस्टेंस y में ट्रेवल कर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो OR होगा वो x1 होगा और OS होगा वो x2 होगा। तो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसको समझ लेना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x1 x कोऑर्डिनेट x1 है तो इसके भी x कोऑर्डिनेट x1 होंगे, इसका अगर x2 है तो इसका भी क्या होगा, x2 होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी बच्चों, x1 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस O से S तक की डिस्टेंस की अगर हम बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस।
x2 हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगी। ये x1 है और ये कितनी बच्चों, x2 है। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ ये वाली डिस्टेंस पूरी कितनी होगी, y2 होगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ y2 माइनस y1, और ये कितनी हो जाएगी, तो ये इसकी इक्वल होगी, और ये टोटल x2 ये x1 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। अब ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है, तो मैं कह सकता हूँ ये 90 है। ये हाइपोटेनस हो जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो फाइनली जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम इस तरह से डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। फाइनली प्यारे बच्चों, जो प्रूफ वगैरह है वो आपको बस समझाने के लिए था। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर ऑलवेज याद रखना है, उसमें आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चों, वो फार्मूला आपका ये है। तो इसको आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। तो ये फार्मूला आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा। नोट दैट सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव वी टेक ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ऑब्वियस सी चीज़ है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q यानी PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। तो ये आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स के डिस्टेंस फार्मूला के जिसका जो कि हमारा यूज़ होने वाला है उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, आई होप सो। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपने डिस्टेंस फार्मूला समझ लिया है। तो आइए अब हम लोग करते हैं एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपका क्या है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3। तो देयर आर 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं? इफ़ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फॉर्म द ट्रायंगल हम पता करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 साइड्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए। मान लीजिए मैं आपको इस तरह से एक ट्रायंगल को बना लेता हूँ, तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को बना लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है 3,2। तो आपको यहाँ पर एक्चुअली करना क्या है कि एक रफ डायग्राम बनाना है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मान लीजिए -2 -3। अगर आप एक्चुअल डायग्राम बनाओगे तो फिर वो ज्योमेट्री हो जाएगी प्रॉपर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2,3। तो एक ट्रायंगल बना लिया है सिंपली। अब ये ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है कि इस ओरिएंटेशन में हो, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है रोटेट के, मतलब ये वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है, ये इधर, ये इधर। तो आपको क्या करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है कि यहाँ पर आपकी जो ट्रायंगल है, अगर मैं इस पॉइंट को A नेम दे देता हूँ, इसको मैं B दे देता हूँ, और इसको क्या दे देता हूँ, C दे देता हूँ, तो मैं बहुत ही इजीली डिस्टेंस फार्मूला से इस डिस्टेंस को निकाल सकता हूँ। यानी कि एट द एंड हमें AB साइड मिल जाएगी, और इसी तरह से हम BC साइड को निकाल सकते हैं, और इसी तरह से हम AC साइड को भी निकाल सकते हैं। तो तीनों साइड हम निकाल सकते हैं, AB, BC और AC। तो तीनों साइड को हम निकालेंगे कैसे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला किया है तो उसी का यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इन तीनों पॉइंट्स के बीच में। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला आइए हम लोग देख लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, x1, y1 और ये x2 और y2। तो हम इसको x2 y2 फिक्स रखेंगे, और इसमें हम चेंजेस कर लेंगे x1 y1 या जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं AB डिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूँ, तो AB क्या होगा, x2 माइनस x1, यानी x2 2 है और x1 -2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 -2। बच्चों साइन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वरना फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और +3
माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब भी माइनस के पहले आपका माइनस लगाओ तो हमेशा आप ब्रैकेट को लिख करके पहले इस तरह लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा आपको ये समझना है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ए बी ये हो जाएगा आपका 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 का हो जाएगा स्क्वायर, 3 + 3 यानी कितना हो जाएगा 6 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो मैं ए बी को पता कर सकता हूँ, जो ए बी है वो 16 + 36 यानी कितना हो जाएगा आपका 36 + 16 यानी कि हो जाएगा √52 यूनिट। तो ए बी डिस्टेंस आ जाएगी √52 यूनिट। सेम वे आप बी सी को फाइंड कर सकते हैं। तो बी सी में आप क्या करोगे, x1 y1 ये ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसको x3 y3 मान सकते हैं, या x2 y2 उसको हटा करके फॉर टाइम बिंग आप इसको x2 y2 मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है। एट द एंड x1 y1 x2 y2 इसलिए लिखा जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो आप इसको x3 y3 लेट कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, जहाँ पे x2 होगा वहाँ पे आपको x3 कर देना है, और जहाँ पर y2 होगा वहाँ पे क्या कर देना है, y3 कर देना है। तो BC डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो BC बराबर होगा x3 - x1 स्क्वायर। तो x3 हमारा क्या है 3 है, और x1 क्या है -2 है। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 स्क्वायर। तो y3 हमारे पास 2 है, और y1 कितना है -3 है। तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 यानी 5, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा आपका 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 3 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा 5√2। क्यों, क्योंकि 2 बार 5 स्क्वायर आया, तो 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो निकल आएगा 5, और यहाँ पर 1 + 1 क्या बचेगा 2 बचेगा। तो अभी तक हमने ए बी और बी सी को फाइंड किया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। वंस यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग को जो फाइनली फाइंड करना है वो ए सी फाइंड करना है। तो आपको वीडियो पॉज करके इसको नोट करना है, फिर उसके बाद हम लोग ए सी को आइए फाइंड करते हैं। तो जो हमारे लिए ए बी और बी सी आया उसको हम एक बार नोट कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो ए बी हमारा है √52, और प्यारे बच्चों बी सी कितना है, आप इसको 5√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम हटा देंगे। अब फाइनली हमें जो करना है ए सी करना है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ए सी को फाइंड कर लेना है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो अब ए सी यानी x2 और x3 है, y2 और y3 है, तो यानी कि y3 - y2 स्क्वायर x3 - x2 स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर ए सी को फाइंड करेंगे। तो ए सी जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी आपकी x3 - x2। तो एक बार x3 देखते हैं, 3 है, तो 3 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। और एक बार देखते हैं y3 - y2 यानी 2 - 3 का स्क्वायर, ओके। तो जो AC होगा वो क्या होगा 3 - 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। क्या ये चीज़ क्लियर है। तो AC जो होगा वो हो जाएगा 1 प्लस, और ये भी कितना है 1, तो यानी ये कितना हो जाएगा √2 यूनिट। तो
ए सी बी फाइनली हमें मिल चुका है अंडर रूट 2 यूनिट। तो सारे के सारे अंडर रूट में आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको अंडर रूट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये वापस से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 50। तो अब आपको देखना है क्या इन साइड में कोई रिलेशन है, लेकिन उसके पहले आप चेक करोगे क्या ये ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स। जो इनइक्वलिटी होती है किसी भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ठीक है, ये आपको होना चाहिए उसमें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या ये चीज़ सही हो रही है। यहाँ पर सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो आप इसको एक बार नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो जो ए सी है आप उसको नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं हम लोग इसको। जब आप सम ऑफ एनी टू साइड्स, अब यहाँ पर ये वैल्यूज अंडर रूट में दी गई, तो ऑब्वियस सी चीज़ है आप इस चीज़ को क्या करोगे, एक्चुअल में फाइंड तो नहीं कर सकते, लेकिन यू जस्ट हैव टू मेक एन आइडिया, कि आइडिया बनाना है आपको कि क्या ये दो साइड्स का जब सम करेंगे तो क्या वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो देखिए अगर हम इन दोनों साइड्स को लेते तो रूट 52 है और रूट 50, ऑब्वियस सी चीज़ है ये रूट 2 से बड़ा होगा, तो ए बी प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी। इसी तरह से आप कोई भी दो साइड ले लीजिए, हमेशा जो वैल्यू होगी, लेकिन अगर एक में सेटिस्फाइड हो गई है वो चीज़ तो बाकी में भी सेटिस्फाइड होगी, तो इसका मतलब है दे विल फॉर्म द ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी, द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी विल फॉर्म द ट्रायंगल। क्योंकि ये चीज़ आंसर करना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। तो द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी विल फॉर्म द ट्रायंगल। Because the sum of any two sides is always greater than the third side। इससे हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये आपको पता होगा कि कैसे आप चेक करोगे कि कोई भी गिवन साइड्स, थ्री साइड्स ट्रायंगल बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो ये प्लस वाली इनइक्वलिटी है, ऐसे ही आपकी एक माइनस में भी होती है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। जो डिफरेंस होना चाहिए वो थर्ड साइड से कम होना चाहिए, और जो सम है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इनइक्वलिटी है। तो ये इनइक्वलिटी यहाँ पर क्या हो रही, ट्रायंगल इनइक्वलिटी बेसिकली फॉलो हो रही। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ग्रेटर दैन है किससे, ए सी से। तो ये चीज़ अगर फॉलो हो रही है, किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम है वो फॉलो हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका क्या करेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो यस, द ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। अब ये करने के बाद आप इसको एक बार नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि इफ़ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो देखो तीन साइड्स में अगर आप कोई रिलेशन देखना चाहते हो तभी आप बता सकते हो कि ये टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली इक्विलेटरल तो है नहीं, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, ठीक है। और आपका ये क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो बाई ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू है इसके स्क्वायर के। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन से आप ये देख पा रहे हैं कि किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, और डेफिनेटली ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आगे कैसे करना है उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नोट इट डाउन, देन वी विल गो फर्दर। तो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन बाई पॉजिंग द वीडियो। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बाय ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है, वी कैन सी, ठीक है, वी कैन सी द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी एंड
AC satisfy the Pythagoras theorem. In triangle ABC because AB square equal to BC square plus AC square. ठीक है, hence we can say it will be a right angle triangle. और अगर आपको ये लिखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री कहाँ पर होगा, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा रफ डायग्राम बना लेना छोटा सा, और उसमें आप जैसे ही इन साइड्स को रिप्रेजेंट करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए ये डायग्राम आपने बना लिया। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, तो यानी ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, हाइपोटेनस √52, बाकी की साइड लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये सी हो जाएगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल सी होगा वो क्या होगा, एट वर्टेक्स सी वहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। तो ये डेफिनेटली कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला है उसमें डायरेक्ट भी मिलेंगे और इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ किया है, डिस्टेंस फार्मूले के बाद हमने किसका यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। उसके बाद हमने किसका यूज़ किया है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का भी यूज़ किया है। तो इस तरह से मैथ्स में एक ही क्वेश्चन में अगर मल्टीपल कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, और जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे तो वैसे आप न्यू क्वेश्चंस को भी अच्छे से फेस कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी हैव कंप्लीटेड द एग्जाम्पल नंबर 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो क्या लिखा गया, सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है हमें शो करना है कि ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हैं। तो बच्चों सबसे पहले वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, तो हम यहाँ पर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर तभी हम शो कर सकते हैं जब हम ये शो कर पाएँ कि इन वर्टिसेस से, यानी कि इन पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उनकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो डायगोनल है वो क्या है, आपके इक्वल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर साइड्स को इक्वल करने शो करने से काम नहीं चलेगा, आप उसको स्क्वायर 100% नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपकी साइड्स अगर इक्वल होंगी तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर वो आपका रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनमें साइड्स इक्वल होती हैं और वो है स्क्वायर और रोम्बस। तो जिन बच्चों को डेफिनेशन में डाउट है स्टार्टिंग की क्लासेस में, वो रिवाइज कर लें इसको अच्छे से, क्योंकि 10th क्लास में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्क्वायर अगर आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑल 4 साइड्स को फाइंड करेंगे। ऑल 4 साइड्स को फाइंड करने के बाद दोनों डायगोनल को फाइंड करेंगे, और अगर ऑल 4 साइड्स इक्वल टू ईच अदर आ जाती है और दोनों डायगोनल इक्वल टू ईच अदर आ जाते हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये स्क्वायर होगा। लेकिन ऑल 4 साइड्स इक्वल आती हैं और डायगोनल इक्वल टू ईच अदर नहीं आते हैं, यानी कि जो AC डायगोनल और BD डायगोनल बनेगा अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर वो रोम्बस हो जाएगा, वो स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रोम्बस प्रूफ करना होगा तो आपको दोनों डायगोनल को नॉट इक्वल शो करना पड़ेगा, और जब भी आपको स्क्वायर प्रूफ करना होगा वहाँ पर दोनों डायगोनल को इक्वल शो करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर है।
तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर करते हैं 4 पॉइंट्स को, सबसे पहले हम 4 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो डेफिनेटली अगर ये स्क्वायर की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को बना लेंगे, जिससे आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी डिस्टेंसेस को फाइंड करना है। तो ये हमने स्क्वायर बना लिया। अब हम इसके वर्टिसेस को लिखेंगे। तो सपोज करिए जो फर्स्ट वाला पॉइंट दिया गया है वो वर्टेक्स है आपका 1,7, तो इसको हमने 1,7 कर दिया है। जो बी वर्टेक्स है उसको हमने कर दिया है 4,2। जो सी वर्टेक्स है उसको हमने कर दिया है -1, और जो डी वर्टेक्स है उसको हमने कर दिया है -4, 4। तो हम सबसे पहले चारों डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हैबिट डालनी है कि यहाँ पर x1, y1, x2, y2 मिनिमम लिखना पड़े, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप इसको मन ही मन में करो कि यहाँ पर जैसे सपोज हम ए बी निकालने जा रहे हैं तो ये x2, y2 बन जाएगा हमारे लिए, और ये x1, y1 बन जाएगा। अगर हम बी सी निकालने जा रहे हैं तो ये x1, y1 बन जाएगा, ये x2, y2 बन जाएगा। तो आपको रिजिड नहीं होना है किसी भी चीज़ में, अपने अकॉर्डिंग x1, y1, x2, y2 को क्या करना है, अप्लाई करते जाना है, चेंज करते जाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। तो आइए मैं आपके साथ सबसे पहले ए बी को फाइंड करके दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, ए बी जो होगा वो होगा हमारा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। एक बार आपको डिस्टेंस फार्मूला मेंशन कर देना है अपनी नोटबुक में, फिर एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। तो x2 माइनस x1, अब ए बी निकाल रहा हूँ तो x2 मेरा 4 है और x1 क्या है, 1 है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2। तो बच्चों y2 2 है और y1 7 है, तो 2 माइनस 7 का स्क्वायर। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ए बी जो है 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 34 यूनिट। ठीक है, आइए देखते हैं हम BC को फाइंड करेंगे। तो BC को डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो BC में अब ये हमारे लिए x1, y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 यानी -1 और -4 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 और -2 का स्क्वायर, बराबर। तो -1 -4 यानी -5 का स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, प्लस -1 -2 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 25 प्लस 9 कितना होगा, 34 यूनिट। इसके बाद AC या CD को फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ही मैं CD को फाइंड करने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि ये x1 y1 हो गया है अब मेरे लिए, और ये x2 y2 हो गया है। तो x2 ये है, x1 ये, तो -4 माइनस -1। तो लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, -4 -1, और इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो CD x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1, तो y2 4 है और y1 -1 है, तो 4 माइनस -1 का स्क्वायर, 4 माइनस -1 का स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा। तो -4 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि -4 + 1, और -4 + 1 कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो आप इसको एक स्टेप आगे भी लिख करके कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ ऐसे,
ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो आप देख सकते हो 25 + 9 34 यूनिट। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? अभी तक हमने 3 साइड को फाइंड किया है और तीनों ही साइड क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अब हम फाइंड करेंगे AD साइड को। तो AD साइड क्या होगी, AD में मैं इसको x2 मान लेता हूँ, इसको y2, और इसको x1, इसको y1। तो x2 - x1 यानी -4 - 1 का स्क्वायर। तो -4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 7 का स्क्वायर। तो 25, क्यों? क्योंकि -4 और -1, -5 और -5 का स्क्वायर 25, 4 - 7 3, सॉरी -3 और -3 का स्क्वायर क्या होगा, 25 + 9 अगेन आ गया, यानी ये भी कितना हो जाएगा 34 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल, सॉरी चारों साइड इक्वल आ गई। अब हम फाइंड करेंगे डायगोनल। तो लेट्स फाइंड डायगोनल्स। तो अब हम डायगोनल को फाइंड करेंगे। तो डायगोनल हमारा क्या होगा, दो डायगोनल होंगे, दैट इज AC एंड BD। तो मैं AC को फाइंड करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको लिखना नहीं है बार बार AC क्या है। तो AC में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x1 y1 यानी कि हम कह सकते हैं -1 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 आप देख सकते हो -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 हमारा -1 है और y1 7, तो -1 - 7 का स्क्वायर। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? तो AC -1 - 1 कितना होगा, -2, और -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। -1 - 7 क्या होगा -8, और उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 64। तो एक डायगोनल जो आ गया है वो 68 यूनिट आ गया। एक डायगोनल 68 यूनिट आ गया। अब हम लोग BD को फाइंड करेंगे। प्यारे बच्चों BD फाइंड करना है अगर, तो x1 y1 इसको मान लीजिए जो पहले होता है, और x2 y2 इसको मान लीजिए। तो x2 - x1 यानी -4 और -4 क्या होगा, -4 और -4 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1। y2 हमारा है 4 और y1 है 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो रही है। -4 -8, और -8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा। 4 - 2, 4 - 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो 64 + 4 यानी कितना आ जाएगा 68 यूनिट आ जाएगा। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों ही डायगोनल इक्वल आ रहे हैं। तो वी कैन बी श्योर कि अगर दोनों डायगोनल इक्वल है और ऑल साइड इक्वल है, तो सिर्फ एक ही सिचुएशन हो सकती है जब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल होगी कि जो आपका फिगर है या फिर जो भी इन पॉइंट से डायग्राम बनेगा, फिगर बनेगा, वो क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। तो क्या ये चीज़ आपको समझ में आई कि यहाँ पर हम कैसे चीज़ों को कर रहे हैं? आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। स्टेटमेंट है फिगर 7.6। ये 7.6 फिगर है बच्चों NCERT का, तो आपको ये देख लेना है। दिस इज 7.6 फिगर and shows the arrangement of desk in a classroom. Asima, Bharti and Kamla are seated at A, B and C.
तो जो उनकी पोजीशन है उसकी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली. डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये लाइन में है या नहीं है, तो आपको बेसिकली क्या करना है स्टूडेंट्स, इनके बीच की डिस्टेंस को आप फाइंड करेंगे. यानी ए बी और बी सी डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं. देन आप ए सी को फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि आप इस चीज़ को पता कर पाएंगे कि ए बी और बी सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलिनियर अगर चेक करना है आपको, तो डेफिनेटली फिर आप ये कह सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन है और आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं सपोज करिए, और आपसे ये पूछा गया है कि ये कोलिनियर है या नहीं. तो आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए. कहने का मतलब है कि ये ए बी सी है, तो अगर इनको कोलिनियर होना है तो ए बी और बी सी जो है इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड के. यानी जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ तक. अगर आपको कोई भी दो डिस्टेंस, सपोज करिए एक डिस्टेंस 3 आ जाती है, एक 4 आ जाती है और एक 7 आ जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. तो ये डेफिनेटली इट्स अ मेथड फॉर चेकिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. तो ये आपको याद रखना है कि कैसे आप चेक करोगे. तो आइए हम लोग देखते हैं. अब सबसे पहले टास्क ये होगा कि जो ए बी सी है, इन पॉइंट की हेल्प से हम तीनों डिस्टेंसेस को फाइंड कर लें. तो ए पॉइंट है आपका 3,1, तो आप यहाँ पे नोट कर लोगे 3,1. बी पॉइंट है आपका 6,4 और जो सी पॉइंट है वो क्या है, 8,6 है. तो अब हम ए बी को फाइंड करेंगे. तो बच्चों ए बी क्या होगा, आप आराम से बता सकते हो कि 6 - 3 का स्क्वायर और y2 - y1 यानी 4 - 1 का स्क्वायर. आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 4 - 1 हो जाएगा यानी 3 का स्क्वायर. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है. यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो. तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3√2 आ जाएगा. तो इतना आपको पता लग गया होगा. अब हम बी सी को फाइंड करेंगे. प्यारे बच्चों जो बी सी आएगा वो क्या आएगा, बी सी 8 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 - 4 का स्क्वायर. ये बी सी है. तो 8 - 6 क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 6 - 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर. तो 2√2 यूनिट. ठीक है बच्चों. अब हम ए सी को फाइंड कर लेंगे. तो ए सी क्या होगा, 8 - 3 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर. तो 8 - 3 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, और 6 - 1 क्या होगा, 5 का स्क्वायर. यानी मैं कह सकता हूँ 5√2 यूनिट आ जाएगा. क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? एक बार आप इतना नोट कर सकते हैं, देन हम लोग आगे चलेंगे. तो बच्चों बाय ऑब्जर्वेशन आप ये देख पा रहे हो कि जो ए बी बी सी और ए सी है, इनमें किन्हीं भी दो का सम यानी ए बी प्लस बी सी 3 + 2 = 5, यानी इनको हम ऐड कर सकते हैं. तो ए बी प्लस बी सी बराबर किसके आ गया है, ए सी के. क्यों, क्योंकि ए बी प्लस बी सी अगर फाइंड करोगे तो आप ऐसे करो, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी है 3√2 और बी सी है 2√2. तो 3 + 2 यानी 5√2 और ये बराबर है किसके, ए सी के. ठीक है. तो दिस इज ए सी. तो बाय ऑब्जर्वेशन हैज द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. यहाँ पे लिखेंगे हैंस द पॉइंट hence they are seated
इन अ लाइन। तो ऐसी सिचुएशन अगर यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो ऐसा रीज़न मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर इस तरह से 3 पॉइंट हैं तो जब आप 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे तो उसका जो सम होगा वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। तो क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। तो आइए एग्जांपल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं और बेसिकली 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको 2 पॉइंट से किसी थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल दी गई है। दैट मीन्स ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि इक्विडिस्टेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा इक्विडिस्टेंट क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि जो पॉइंट आपके सेम डिस्टेंस पे हो। किस डिस्टेंस पे हो? सेम डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो सपोज करिए आपको ऐसे लिख लेना है, सेम डिस्टेंस पे। तो इक्विडिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस, तो ये वर्ड वहीं से बना है, इक्वल डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस किसी थर्ड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट 7135। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक फिगर बना लेना है छोटा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिस तरह से कोई थर्ड पॉइंट है, मान लीजिए ऐसे बना लीजिए इसको। तो ये आपका P पॉइंट है x, y। अब ये P वाला जो पॉइंट है, जो x, y आपको गिवन है, वो इन दोनों पॉइंट यानी 7,1 और 3,5 से इक्विडिस्टेंस है। तो ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल है? इसके। यानी अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है कि PA बराबर क्या होगा? PB होगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB। तो अब हमें क्या करना है? जस्ट हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है P और A के बीच में, और दूसरा डिस्टेंस फार्मूला P और B के बीच में। तो इस तरह से हम इसको क्या कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कर लोगे? सबसे पहले लेट द पॉइंट x, y जो x, y पॉइंट है, इस P आपने इसको क्या लेट कर लिया? P है। और 7135 एंड 7135 आर A एंड B, A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके A और B पॉइंट्स हैं। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा? PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। तो PA अगर PB के बराबर आएगा तो डेफिनेटली हम PA फाइंड कर सकते हैं। PA क्या होगा? आप कहेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर। तो x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ये PA हो गया। तो ये स्क्वायर होगा, आपको ये याद रखना है, दिस इज स्क्वायर। और PB क्या होगा? x माइनस 3 का स्क्वायर। तो जस्ट जैसे क्वेश्चन कहता जाता है वैसे ही आपको करते जाना है और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। तो 2 साइड्स हैं आपके पास यहाँ पर, और जब भी कभी मैथ में दोनों तरफ अंडर रूट हो और आपको सिंप्लीफाई करना हो तो विदाउट रिमूविंग द अंडर रूट आप कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अंडर रूट रिमूव करने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज़ कि आप दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए। यानी जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और बीच में जो इक्वल है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली क्या करना है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। प्यारे बच्चों, स्क्वेयरिंग जब आप करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो x माइनस 7 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर
x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर। अब आपको a माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देना है, इसको ओपन कर देना है, तो x माइनस 7 स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 7 स्क्वायर आपका क्या होगा 49 हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x और इंटू 7 14, तो 2 इंटू 7 14, बीच में माइनस है तो माइनस में 2ab टर्म आएगी, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, आगे इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, फिर ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है, ये 25 होगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 25 होगा सॉरी सिर्फ। तो बेसिकली होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, जो भी स्क्वायर वाली टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x एंड y को एक तरफ लेकर के आना है और कांस्टेंट को एक साथ लेकर आना है। तो 14 माइनस x मतलब माइनस जो है 14x इधर है और जो 6x है वो इधर है, तो उधर जाएगा तो 14 और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो यानी वहाँ पर बचेगा माइनस 8x। एक बार आप इतना नोट करेंगे जिससे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो मैं ऊपर लिखूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ऊपर और फिर आगे चलते हैं। तो ये हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 14x प्लस 6x, आप इधर ले आओगे इसको। तो बेसिकली करना क्या है, जितनी भी RHS में टर्म्स हैं उनको आपको LHS में लेकर आना है। तो माइनस 14 और ये 6 और जो भी सेम वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे। दैट मीन्स x के साथ x को, y के साथ y को और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो x वाला काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हम y को लेकर आएंगे, तो इधर है हमारे पास माइनस 2y और इधर है बच्चों 10y, तो नेगेटिव का है तो यहाँ पे आएगा प्लस 10y। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 1 है तो 50 प्लस का, और यहाँ पर 9 प्लस 25 जो कि इधर आ जाएगा तो 34 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि 25 प्लस 9 क्या होगा 34, और ये इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो माइनस 14x प्लस 6x यानी कि माइनस 8x, ये हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा आपका 16। अब मुझे बताइए क्या आप इससे माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं? डेफिनेटली कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पे y, क्योंकि आप माइनस 8 कॉमन ले रहे हो तो माइनस y बचेगा, और यहाँ पर माइनस 2। तो माइनस 8 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो प्रोडक्ट अगर 0 है तो माइनस 8 कुडंट भी 0, तो या फिर 0 के नीचे माइनस 8 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। यानी x माइनस वाई माइनस 2 अगर इक्वल 0 होगा तो x माइनस वाई माइनस 2 0 के इक्वल होगा, तो 2 इधर ला सकते हैं और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आप इसको देखकर क्या बता सकते हैं डेफिनेटली कि अगर इस तरह से सिचुएशन फॉलो हो रही है कि कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, तो ये बेसिकली है क्या, एक लाइन। आपको समझ में आ रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यानी कि जब आपकी ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी भी 2 पॉइंट से एक पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा हर एक सिचुएशन में इक्वल रहती है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो उसका पाथ होता है वो क्या होता है, आपका एक लाइन होती है, ठीक है। और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो आप उसको कह सकते हैं कि आपने पढ़ा ही होगा पहले कि ये क्या होता है, ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो आपको यहाँ तक समझने की ज़रूरत है बहुत अच्छे से, ठीक है। और एट द एंड ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगी, एक लाइन होगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसको,
ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, यानी कि कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। और तो जो इक्वेशन हमें मिली है वो किस लाइन की है, इस लाइन की, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंस हो सकते हैं इन दोनों पॉइंट से। इस तरह से सिचुएशन बनेगी ऐसी, तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पॉइंट पूछा जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट पूछा जाएगा तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन लाइन बनेगा, वही आपको इक्वेशन यहाँ पर मिल रही, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स, तो यू कैन नोट इट डाउन। अब हमने इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 करने के बाद आइए एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो वाई एक्सिस आप सभी जानते हैं बच्चों, आपने पहले भी कर रखा है। तो वाई एक्सिस पे बेसिकली क्या करना है, आपको एक पॉइंट को फाइंड करना है जो इक्विडिस्टेंट होगा इन दोनों पॉइंट से। तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया लास्ट वाले क्वेश्चन में, आपने क्या देखा था कि वहाँ पर इक्विडिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट को फाइंड करना है। तो सपोज़ करिए इस तरह से मैं एक्सेस बना देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी चीज़ें आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी आपको समझानी है। आप सभी जानते हैं कि कौन सी एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस होती है, और ये कौन सी होती है बच्चों, वाई एक्सेस होती है। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ये वाली जो है प्यारे बच्चों, वो आपकी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अभी हम फिलहाल, ये आपको नहीं दिया जाता कि एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप जनरली मान सकते हैं कि वाई एक्सिस में कहीं पर भी आपका जो पॉइंट है वो हो सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको दिया गया है, मतलब पॉइंट के बारे में दिया गया है कि वाई एक्सिस पर है। तो सबसे सिंपल सी चीज़ आप मुझे बताइए, वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, हमेशा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्स में जब जितने भी पॉइंट यहाँ पर होंगे आप उनमें एक्स में कभी ट्रेवल नहीं करोगे, एक्स की डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करोगे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वाई हो जाए, सॉरी ज़ीरो हो जाएगा। और मैं मान लेता हूँ कि वाई कोऑर्डिनेट, अब इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट है, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका मान लेता हूँ कि क्या है बच्चों, वाई है। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है, तो हम समझ लेते हैं कि ये 0, वाई होगा, क्या होगा, 0, वाई होगा। तो वाई एक्सेस पे जो पॉइंट है वो 0, वाई है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लेट द पॉइंट, सबसे पहले आप ये लिखोगे एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वी नो दैट, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप 0, वाई क्यों ले रहे हो, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आप 0 क्यों ले रहे हो। तो वी नो दैट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस is of the form 0, y, ठीक है। तो 0, y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 0, y, ठीक है, एंड आप नेम कर सकते हैं इसको p, एंड दिस पॉइंट इज p। तो p आपने लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA बराबर क्या है, PB है, PA बराबर PB है। तो 6, 5 है, -4, 3 है। मैं यहाँ पे एक्चुअल में पॉइंट को ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, और ना ही आपको ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट है, और ना ही उससे हमें कोई बेनिफिट है। बेसिकली करना क्या है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस को इक्वल करना है, इक्वी डिस्टेंट है, तो आप भी डिस्टेंस को इक्वल कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द एक्चुअल डायग्राम, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो रफली बस ये सोचना है कि इस पॉइंट की, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल 4 में किया था, कि ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि हमें इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस को इक्वल कर देना है। तो अब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2, या x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 उसको मान लो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले इस P पॉइंट से A की डिस्टेंस को निकाल लेता हूँ, ठीक है, P पॉइंट से A की डिस्टेंस। तो PA बराबर PB, तो PA हम लिखेंगे PA, तो मैं उसको x2 y2 मानता हूँ, इसको x1 y1, तो x2 - x1 यानी 0 - 6 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 5 का स्क्वायर। दूसरा पॉइंट है -4, 3 यानी कि 0 माइनस -4 y2 माइनस y माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली बच्चों करना क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्क्वायर कर देंगे आप दोनों तरफ, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बचेगा, 0 माइनस 6 यानी -6 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस तो 0 प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर 36। ओपन करेंगे a स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 माइनस 10y 16 y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो बेसिकली a स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली आपका y स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 36 25 माइनस 10y 16 9 एंड 6y। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, सबको LHS में लेकर आना है, तो माइनस 10y और माइनस 6y, जो 6y है उधर निगेटिव है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। 36 प्लस 25 उधर 16 है और 9 है, तो मुझे पता है 16 और 9 25 होता है, तो इससे इसको हम काट सकते हैं। माइनस 10y प्लस 6y हमारे लिए क्या बन जाएगा, माइनस 4y, और यहाँ पर 36 है जो कि इधर आएगा माइनस 36। तो बेसिकली y की वैल्यू को फाइंड करना है इसलिए। तो दिस इम्प्लाइज माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36/4 यानी कितना आ जाएगा, तो फाइनली जो y आ गया वो क्या आ गया, 9। तो y अगर आपके पास 9 आ चुका है तो पॉइंट्स क्या होंगे, हैज़ द पॉइंट विल बी 0,9। तो 0,9 ऐसा पॉइंट होगा जिससे इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, और वो पॉइंट आपका कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। तो जितने भी 7.1 के एग्जाम्पल थे ऑल वी हैव कंप्लीटेड। इसके बाद आप इसको कंप्लीट करने के बाद मेरी जो एक्सरसाइज की वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।